सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने किंगी को बताया था कि वो 3000 कंट्री बैटल को जीत कर रहेगा और एक दिन वो इस अपर रियल्म में भी फेमस होगा। किंगी ने उसे कहा कि वो ग्रीन मून फ्लेम को ढूंढ रही है ताकि वो उसे एजो करके उसे रिफाइन कर सके। शियाओ ने उसे वादा किया था कि वो जल्दी उसे एंशिएंट फ्लेम के पास लेकर जाएगा। शियाओ फिर सुप्रीम डोजो में आ गया था। उसने दाओबाई से काओलू कॉफिन के बारे में पूछा था। सब्सक्राइब करना बनता है। फिर अब हम देखते हैं कि श्याम मास्टर दाओबाई की तारीफ करते हुए कहता है कि आप वाकई सभी सीक्रेट जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम एक रेयर डिवाइन फ्लेम में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं। दाओबाई बताते हैं कि अगर तुम खुद को प्रमोट करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को डिवाइन फायर से ब्लेस्ड करना होगा, जिससे डिविनिटी डेवलप होगी। इस पॉइंट पर यह माना जा सकता है कि तुम डिवाइन फ्लेम रियल्म में पहुंच जाओगे और एक गॉड बनोगे। फिर वो उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा फील हो रहा है मानो जैसे तुम्हें एक बहुत ही प्रेशियस फायर मिल गई हो जिससे तुम खुद को आगे बढ़ा सकते हो। शियाओ कहता है कि 3000 कंट्री बैटल पास आ रही है, इसीलिए मैं बस पहले से ही तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं उसे जीत सकूं और पहले स्थान पर अपनी जगह बना सकूं। दाओबाई कहते हैं कि तुम मेरे सुप्रीम डोजो के उत्तराधिकारी हो, इसीलिए वाकई तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। पर यह 3000 कंट्री बैटल बहुत ही हार्ड होती है, इसीलिए अगर तुम इस 3000 कंट्री बैटल में टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाए तो तुम खुद ही अपने आप को मार डालना। शियाओ कहता है क्या आप मुझे बहुत कम समझ रहे हो? टॉप 10 में आना मेरे लिए बहुत मामूली बात है, मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखता। दाओबाई कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट यानी अहंकारी हो रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि इस अपर रियल्म की 3000 कंट्री बैटल में 3000 राज्यों के लोग भाग लेंगे जिनके पास एंडलेस टैलेंट और कई सारे जीनियस लोग हैं, इसीलिए टॉप 10 में प्रवेश करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। शियाओ कहता है कि मॉर्टल पैलेस का उत्तराधिकारी डी चोंग क्या अपनी जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस है, पर मैं निश्चित रूप से उसे हरा सकता हूँ और मैं बाकी सभी को भी हरा दूंगा। दाओबाई कहते हैं कि तुम मेरे सुप्रीम डोजो के उत्तराधिकारी हो, इसीलिए इमोर्टल पैलेस के उत्तराधिकार को तो तुम्हें हराना ही होगा और ये तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल होगा। लेकिन इमोर्टल पैलेस के अलावा भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग जीनियस है। तुम इस दुनिया को बहुत छोटा समझते हो, पर यहाँ कई सारे टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। शियाओ कहता है कि क्या इस 3000 कंट्री बैटल में कोई हिडन मास्टर भी पार्टिसिपेट करेगा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। दाओबाई बताते हैं कि 3000 कंट्री बैटल जीनियस लोगों के बीच लड़ाई का एक जरिया है और ये बैटल कुछ हजार या कई हजार सालों में एक बार होती है। इसमें इन्फिनिट क्रिएशन मौजूद है। अगर तुम्हारे पास कुछ पाने का मौका होगा तो सबसे अधिक संभावना होगी कि तुम इटर्निटी के शिखर पर गर्व से खड़े हो सको। इस 3000 कंट्री बैटल में लड़ने की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम लोगों को मिलती है। प्राचीन काल से लेकर अब तक मैं नहीं जानता कि ऐसे कितने सुप्रीम यंग मास्टर रहे हैं जिन्होंने आइसबर्ग और स्नो केव में खुद को सील कर लिया ताकि वो इस 3000 कंट्री बैटल में भाग ले सके। आइसबर्ग और स्नो केव में सील होने की वजह से उनका जीवन लगातार चलता रहता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस 3000 कंट्री बैटल में 10 बार से भी ज्यादा जीत हासिल की है। कुछ क्रिएशन की मदद से वो लोग डेवलप हो रहे हैं ताकि वो पास्ट और प्रेजेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सके। शियाओ कहता है कि क्या आप इस वर्ल्ड की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट जनरेशन की बात कर रहे हो? क्या वो सभी बाहर आकर मुझसे मुकाबला करेंगे और पहले नंबर पर जगह बनाने की कोशिश करेंगे? दाओबाई कहते हैं कि तुमने सही समझा। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैंने 3000 कंट्री बैटल के बारे में जितना सुना है उसके अनुसार यंग जनरेशन के डिवाइन फ्लेम रियल्म तक के पेटिशनर ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो ग्रेटेस्ट जनरेशन इसमें भाग लेगी क्या वो पहले से ही डिवाइन फ्लेम रियल्म से ऊपर के रियल्म में होंगे? तो फिर वो इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? दाओबाई बताते हैं कि ग्रेटेस्ट जनरेशन के लोग बहुत ज्यादा दृढ़ता के साथ खुद को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं ताकि वो डिवाइन फ्लेम रियल्म में पहुंचने के लिए खुद को फिर से तैयार कर सके। बहुत से लोग जो इस पद्धति को अपनाते हैं और उन्होंने कई बार खुद को रिमॉडल करके इस कंपटीशन में भाग लिया है, इसीलिए डिवाइन पाथ की फाउंडेशन एक्सट्रीमली सॉलिड है। शियाओ को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। वो वेनरेबल रियल्म के कौन से मेड स्टेज पर पहुंच गया था। वो कहता है कि मैं सभी को बता दूंगा कि सबसे ताकतवर कौन है। दाओबाई भी उसके जोश को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम वास्तव में मेरे सुप्रीम डोजो के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हो। अगर तुम्हारा सामना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रीसियस फायर से होता है तो इसके लिए फायर कंट्रोल टेक्निक, फायर एग्जीक्यूशन टेक्निक और बाकी सभी टेक्निक बेकार होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
कि तुम्हें परिसियस फायर को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ बातचीत करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें फायर के साथ कम्युनिकेट करने की टेक्निक को सीखना होगा, जिससे तुम उस फ्लेम की स्वीकृति प्राप्त करके उसे रिफाइन कर पाओगे। अब वो अपने हाथ से एक फॉर्मूला निकालते हैं और उसे शियाओ को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे सीखना होगा। शियाओ कहता है कि यह क्या चीज है। दाओबाई बताते हैं कि एक ऐसी स्किल है जो एशियन इमोर्टल एरा से प्रसारित होती आ रही है। इसकी मदद से तुम एशियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम फ्लेम से बात कर पाओगे। यानी ये एशियन इमोर्टल की सेक्रीफाइस टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल एशियन टाइम में पूजा के लिए किया जाता था। अगर तुमने इसे सीख लिया तो तुम पुरानी सभी तरह की फ्लेम से कांटेक्ट कर पाओगे। मैं खुद तुम्हारे लिए रेड स्काई में एक फ्लेम की तलाश करना चाहता था, लेकिन अब तुमने खुद ही डिवाइन फायर की गाइडेंस प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुम इस टेक्निक को अच्छी तरह से समझ लो। और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और वो वापस से कल्टिवेशन करने बैठ जाते हैं। शियाओ सोचता है कि मैं खुद उस फ्लेम को ढूंढना नहीं चाहता था। अब वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। शियाओ किंगी को लेकर उस वैली की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ काओलुम कॉफिन मौजूद था और उसे वहाँ वो ब्लू फ्लेम मिली थी। शियाओ किंगी से कहता है कि तुम बहुत ही सीरियस लग रही हो, तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी ग्रीन डिवाइन फ्लेम को हासिल करने में मदद करूंगा। अब वो दोनों हुओ जुओ के पहाड़ों पर आ जाते हैं। किंगी कहती है कि मुझे कभी पता नहीं था कि यहाँ एक वैली होगी। हो सकता है कि ये टिएरा डेल फुएगो का बिगेस्ट सीक्रेट हो। टिएरा डेल फुएगो एक इमोर्टल माइन है जिसमें से सेवल कलर इमोर्टल मेटल मिलता है। शियाओ अब किंगी को लेकर वैली में मौजूद अंडरग्राउंड सेट के अंदर ले आता है। किंगी देखती है कि वहाँ की दीवारें काफी पुरानी है। वो उसे कहती है कि एशियन इमोर्टल के खंडर है। यहाँ बहुत ज्यादा धूल है, जिससे ऐसा लग रहा है मानो ये जगह कई सालों से बंद पड़ी हुई थी। शियाओ से कहता है कि वही जगह है जहाँ मैंने कुछ समय पहले उस एशियन फायर का सामना किया था, पर मुझे पता नहीं है कि क्या आज फिर से मेरा उस फ्लेम से सामना हो पाएगा या नहीं। शियाओ अब वहाँ किंगी के साथ उस फ्लेम को ढूंढने लगता है। वो फ्लेम ऊपर बादलों में छिपी हुई थी, इसीलिए शियाओ को दिखाई नहीं देती, पर वो आसमान में रोशनी देखकर हैरान था। तभी उसे बादलों में छिपी हुई वो फ्लेम नजर आ जाती है। किंगी कहती है कि तुम सही थे, ये ग्रीन मून फ्लेम है। तभी वो ग्रीन मून फ्लेम उन पर अपनी रोशनी छोड़ती है, जिससे उन दोनों के कपड़े पूरी तरह से जल जाते हैं। शियाओ किंगी की तरफ देखने लगता है, पर वो उसे पीछे देखने से मना करती है और वो दोनों अपनी पावर से वापस से कपड़े पहन लेते हैं। वो फ्लेम अब उन पर हमला करती है तो शियाओ भी उस पर हमला करता है, पर वो फ्लेम शियाओ के वार को खत्म कर देती है। ये देखकर शियाओ कहता है कि इस फ्लेम की पावर वास्तव में अमेजिंग है और वो उसके हमले से दूर हो जाता है। तभी वो फ्लेम किंगी पर भी हमला करने लगती है। शियाओ उसके आगे आ जाता है, पर उसके हमले से उन दोनों के कपड़े वापस से जल जाते हैं और उन दोनों ने एक दूसरे की बॉडी को देख लिया था। किंगी शर्मा कर पीछे मुड़ जाती है। शियाओ कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। किंगी उसे कहती है कि हमें ग्रीन मून फ्लेम को लापरवाही से नहीं देखना चाहिए, वरना हम पर दोबारा हमला करेगी। शियाओ कहता है कि तुमने सही कहा, हम लापरवाही से काम नहीं ले सकते। मैं इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और रूट ट्रांसलेटर टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो एशियन फायर के साथ कम्युनिकेट कर सकता था। और वो अपनी उस टेक्निक से एक एनर्जी छोड़ता है जो उस फ्लेम के पास चली जाती है और वो उस एनर्जी की मदद से उस एशियन फायर से बात करने लगता है और वो किंगी को बताता है कि ये फ्लेम हमारे कपड़े इसलिए जला रही है क्योंकि हमें चेतावनी देना चाहती है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम इससे लड़ नहीं सकते और अगर हमने इसके खिलाफ उंगली उठाई तो ये उसे एक चेतावनी समझेगी और हम पर हमला करेगी, इसीलिए हम उत्तेजित होकर काम नहीं कर सकते। और वो किंगी से कहता है कि तुम्हें इसे एजो करने का एक तरीका सोचना होगा जिससे तुम पर हमला नहीं करेगी। किंगी उसे कहती है कि तुम ट्रांसलेशन रूट की मदद से इससे कम्युनिकेट करना चाहते थे, जो एक सीक्रेट मेथड है, और जब मैं बूटियन हॉल में थी तब मैंने भी इस सीक्रेट मेथड को सीखा था, इसीलिए मैं भी कोशिश करूंगी। हो सकता है कि मैं इसे रिफाइन करने के लिए मना लूं। और अब वो अपनी सीक्रेट ट्रांसलेशन रूट टेक्निक को एक्टिवेट करती है और अपनी मर्जी से उस एशियन फ्लेम से बात करने लगती है। किंगी शियाओ को बताती है कि इसने हमारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए अब मैं इसे रिफाइन करने की कोशिश कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। शियाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम आराम से इस ग्रीन मून फ्लेम को एजो करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो किंगी अब ऊपर उस फ्लेम के पास जाने लगती है और अपनी टेक्निक से उस ग्रीन मून फ्लेम को एजो करने लग जाती है। शियाओ सोचता है कि किंगी वास्तव में इसे एजो कर सकती है, पर मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या मैं इस
मेथड का इस्तेमाल करके इसे रिफाइन कर सकता हूँ या नहीं। क्या एशियंट फायर को एजो करने के और भी मिस्टीरियस तरीके हैं? तभी किंगी को उस फ्लेम को एजो करने की वजह से दर्द होने लगता है और उसका इनेट एसेंस हीट हो रहा था। शियाओ ये देखकर घबरा जाता है। वो ब्लू मून फ्लेम किंगी के पास आने लगती है जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।